इसी मेगा समिट का उद्देश्य देश विदेश की बड़ी छोटी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और ईएसडीएम, आईटी और आईटीईएस सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष सत्र का आयोजन होगा। इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भविष्य के विकसित राजस्थान की नींव रखेगी। इसमें होने वाले निवेश एएमयू से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। ऐसे में कई सवाल हैं। राजस्थान सरकार जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रही है। क्या उम्मीद है इस आयोजन से प्रदेश को? पिछली सरकार ने भी अपने कार्यकाल में बड़े स्तर पर राइजिंग राजस्थान की तर्ज पर कार्यक्रम किए, बहुत सारे एएमयू साइन किए, लेकिन धरातल पर वे क्रियान्वित नहीं हो पाए। इस विषय पर भी हम राय लेंगे। और इस मेगा समिट में अंतिम दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव के आयोजन में सरकार ने उद्योग जगत के कई बड़े औद्योगिक संगठनों की बजाय लघु उद्योग और भारती को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। और इसके पीछे कोई खास वजह क्या है, इसको भी हम जानेंगे। आजकल एक ज़िला एक प्रोडक्ट की देश में बहुत चर्चा हो रही है, यानी जो कि आप यूपी में ज़्यादातर अभी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको आगे लेकर चल रहे हैं और ये योजना व्यवहारिक तौर पर कितना कारगर होगा, क्या राजस्थान में इसकी ज़रूरत है? एमएसएमई कॉन्क्लेव के आयोजन से राजस्थान के लघु और सूक्ष्म उद्योग को क्या लाभ होने की संभावना है? पहले सरकार की ओर से एमएसएमई उद्यमियों के लिए इनकम टैक्स में 80 आईबी के अंतर्गत छूट का विशेष प्रावधान किया था, अब उसे बंद कर दिया गया। क्यों, ये भी हम जानेंगे। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े प्लेयर के साथ एमयू हो रहे हैं और इससे आपको ऐसा लगता है कि क्या व्यापार छोटे उद्योग से निकलकर बड़े ग्रुप के पास चला जाएगा? राजस्थान में उद्योगों के सामने लैंड कन्वर्जन और कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। आप उसके लिए क्या समाधान सोचते हैं? लगातार कुछ समय से बिजली के लिए राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी, तो हमने ये पानी के क्षेत्र में हमने काम किया। चाहे वो हमारी आरसीपी की योजना हो, यमुना जल समझौता हो, पंजाब के अंदर हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है, वो हम चाहते हैं कि राजस्थान न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बने। हम ऊर्जा बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली दूसरे राज्यों को देने वाले बने। इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल की है। राजस्थान के लिए 6000 मेगावाट क्षमता के 3 अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क स्वीकृत किए हैं, जो हमारे ऊर्जा आंदोलन के लक्ष्य को और नजदीक लाएंगे। पूरी तैयारियां हैं। प्रदेश में 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भविष्य के विकसित राजस्थान की नींव रखेगा ये आयोजन। अक्षय ऊर्जा, खनन में विकास के नए आयाम होंगे स्थापित। पर्यटन, ऑटोमोबाइल में विकास के नए आयाम होंगे स्थापित। राजस्थान निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा।
तो ये आज आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजस्थान जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी BIP, और इस बार ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये 3 दिनों का कार्यक्रम है। मेगा समिट का उद्देश्य देश और विदेश में बड़ी छोटी कंपनियां के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निवेशकों के राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और ESDM, IT और ITES सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष सत्र का आयोजन होगा। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि उन्होंने कहा कि 9 और 11 दिसंबर तक जयपुर में होने वाले इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भविष्य के विकसित राजस्थान की नींव रखेगी। इसमें होने वाले निवेश यानी MOU से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विश्व भर में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और हमारे साथ चर्चा करने के लिए GST विशेषज्ञ और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गोविंद राम मित्तल मौजूद हैं और इसके अलावा लघु उद्योग भारती के प्रदेश संयुक्त महासचिव एवं MSME कॉन्क्लेव के संयुक्त महेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ थोड़ी देर में अभी जुड़ेंगे और हम उनसे चर्चा करेंगे और कुछ हमारे सवाल हैं वो सवाल हम पूछेंगे उनसे, जैसे कि राजस्थान जयपुर में 9 से 11 दिसंबर को जो ये राइजिंग राजस्थान हो रहा है उसमें प्रदेश को कितना उम्मीद है। पिछली सरकार ने भी अपने कार्यकाल में बड़े स्तर पर राइजिंग राजस्थान के तर्ज पर कार्यक्रम किया था और बहुत सारे MOU साइन भी हुए थे, लेकिन धरातल पर वे क्रियान्वित हुए या नहीं हुए। अगर इस बार भी, क्योंकि साइन तो हो जाते हैं, उसको क्रियान्वयन करना, उसको स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना, ये बड़ी बात होती है। इस मेगा समिट के अंतिम दिन MSME कॉन्क्लेव के आयोजन में सरकार ने उद्योग जगत के कई बड़े औद्योगिक संगठनों के बजाय लघु उद्योग भारती को तो इस मेगा समिट के अंतिम दिवस MSME कॉन्क्लेव के आयोजन में सरकार ने उद्योग जगत के बड़े औद्योगिक संगठन की बजाय लघु उद्योग भारती को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है और इसके पीछे कोई खास वजह बताएंगे, हम पूछेंगे। आजकल एक जिला एक प्रोडक्ट योजना चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। एक बार फिर से परिचय करते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गोविंद राम मित्तल जी हैं, GST विशेषज्ञ हैं और सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी लघु उद्योग भारती। हमारे साथ महेंद्र मिश्रा जी भी हैं, प्रदेश संयुक्त महासचिव लघु उद्योग भारती एवं संयोजक हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत गोविंद राम मित्तल जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। राइजिंग राजस्थान जो 3 दिन तक चलने वाला है, प्रदेशवासियों को कितनी उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि इस बार ये कितना सफल हो पाएगा? सर, ये जो प्रोग्राम राजस्थान सरकार के द्वारा और ये कहूँ कि मैं उद्यमियों के साथ मिलकर के द्वारा 9, 10, 11 तारीख को जो किया जा रहा है,
ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे सेक्टर्स के लोग राजस्थान में आना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने भी जो पॉलिसी जो राजस्थान सरकार को दी है बना करके वर्ष 2024 की रिप्स 2024, उसके अंदर जिस तरह के बेनिफिट दिए गए हैं, उन बेनिफिट्स की वजह से और हमारी जो सरकार है उसके पॉजिटिव सोच की वजह से जितने भी जो उद्यमी हैं राजस्थान में आने को बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, उत्सुक हैं। और इसमें जिस तरह के एमओयू जो किए गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि लगभग ये सारे के सारे एमओयू जो है इसमें 70 से 80% एमओयू इसमें सक्सेसफुल अपना काम यहाँ पर चलाएंगे। और इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है कि जितनी भी तरह की समस्याएं इसमें आई हमारे को पीछे जो जिस तरह के जो ये राजस्थान नहीं कह करके इन्वेस्टमेंट समिट जो आयोजन किए गए थे, उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे इसलिए नहीं आए थे कि उनकी करनी और कथनी दोनों में फर्क था। और अभी जो सरकार की तरफ से एक तरह से आश्वासन दे दिया गया है कि हमारी कथनी और करनी में कोई तरह का फर्क नहीं होगा, जो भी उद्योग आएंगे उनको जो सहूलियत हमने उनसे वादा किया है वो दी जाएंगी और देने के साथ साथ उन उद्योगों को आगे चलने तक किसी तरह का लिस्ट इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का होगा। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट होने जा रहा है। ठीक है, महेंद्र मिश्रा जी, एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। ये जो राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव होने जा रहा है, राजस्थान के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट ये हो रहा है और कितना ये कारगर साबित होगा, आपका क्या नजरिया है इसके प्रति? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। इसके बाद में आपने जो सवाल पूछा बड़ा प्रासंगिक सवाल है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के बिना किसी भी राज्य का या देश का विकास नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो इसके बाद में जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं या प्रगति राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, ये सब की शुरुआत जो टैक्स जनरेशन से होगी, वो टैक्स जनरेशन का आगे बढ़ने का काम होगा राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट से। चाहे भिन्न भिन्न राज्य सरकारें इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग नाम से करते हैं, राजस्थान में भी इस बार इन्होंने नाम राइजिंग राजस्थान दिया है, तो आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एमओयू कर लेंगे राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत वो धरातल पर आ जाएं और उनसे एक प्रगति की धारा, नई धारा बहकर निकले, तो बहुत सारी आवश्यकता है। जी बिल्कुल। गोविंद राम जी, एक सवाल मेरा आपसे, जैसा कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि धरातल पुत्र पिछले पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक कार्यक्रम किया था, एमओयू साइन हुए, सिर्फ साइन हो जाना और धरातल पुतना वो उतरना, ये इंपॉर्टेंट बात होता है। क्या आपको लगता है कि भजनलाल सरकार ये कर पाएगी? और पूर्ववर्ती आपको याद होगा इससे पहले भी कई सरकार रही जो इस तरीके के निवेश ले आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब धरातल पर कितना ये उतर पाता है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जितने भी उद्योग जो आते हैं दूसरे स्टेट से आते हैं या नए उद्योग आकर के लगते हैं, उन सबको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उनको ज़मीन चाहिए, उनको पानी चाहिए और उनको बिजली चाहिए। इन तीनों चीज़ों में राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट होने के नाते ज़मीन की हमारे पास कोई तरह की कमी नहीं है। और ज़मीन का जो कन्वर्जन का जो मामला है, जिसकी वजह से उद्योग नहीं आ पाते थे, उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा रहा है। नई नीति ज़मीन कन्वर्जन की बनाई जा रही है और ज़मीन का जो कन्वर्जन चार्जेज है वो लगभग 0 कर दिया गया है। मतलब 75% आपको देने हैं, 25% आपको प्रोडक्शन आने के बाद में उसका एडजस्टमेंट मिल जाता है। इसी तरह से स्टैम्प ड्यूटी का मामला है या दूसरे पानी का मामला है या बिजली का मामला है जी। बिजली में भी सोलर एनर्जी से उसको बूस्ट अपना नेट मीटरिंग के माध्यम से वो बिजली जो अंतर्राष्ट्रीय जो दर है उस दर के लगभग हम बिजली की दर राजस्थान में दे पाएंगे। इन सब चीज़ों को एक तरह से समावेश करके इस तरह की कोशिश की गई है इसमें कि जिसकी वजह से जो भी उद्यमी आए उसको इन समस्याओं से बिल्कुल जूझना नहीं पड़े और अपना प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उसकी कॉम्पिटिटिवनेस अपनी वो प्रूव कर सके। इस तरह का प्रयास इसमें किया जा रहा है और ये मैं समझता हूँ कि प्रयास बहुत सक्सेसफुल होगा। और ये प्रयास अगर सक्सेसफुल होगा तो दूसरे स्टेट भी हमारी जो पॉलिसी बनाई उसकी नकल करेंगे। जी बिल्कुल। महेंद्र मिश्रा जी, एक मेरा सवाल एमएसएमई से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि इस मेगा समिट के
अंतिम दिवस एमएसएमई ने उद्योग जगत के कई बड़े औद्योगिक संगठन की बजाय लघु उद्योग भारती को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। इसके पीछे कोई खास वजह आपको नजर आ रही है, बताएंगे क्या? जी बिल्कुल। देखिए, लघु उद्योग भारती की स्थापना आज के 30 वर्ष पूर्व हुई थी और जैसा कि नाम से ही विदित है कि जब भारत के अंदर लिबरलाइजेशन का काम चालू हो रहा था तो उस समय देखा गया कि जिस तरह की पॉलिसी का काम हो रहा था या सरकार का जो रुख था वो सिर्फ बड़े उद्योगों की तरफ था और जिसकी वजह से लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योगों की तरफ इनका सरकार का बिल्कुल ध्यान हट गया था। तो कुछ लोगों को, हमारे विचार परिवार के लोगों को ये ध्यान में आया कि अगर लघु और सूक्ष्म उद्योग नहीं रहेंगे तो अंततः इससे राष्ट्र की बड़ी हानि होगी। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जो रोजगार देने वाला सबसे बड़ा माध्यम है कृषि के बाद में अगर समझा जाए तो वो हमारा जो लघु और मध्यम उद्यमी है वही है जो रोजगार प्रदान करता है। हमारे देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरह का विचार लेकर के जब लघु उद्योग भारती की स्थापना की गई, मैं एक और उसी संदर्भ में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1990 से पहले देश के अंदर बहुत सारे करीब करीब 180 से ज़्यादा प्रोडक्ट सिर्फ एमएसएमई के लिए रिजर्व हुआ करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे उनको कम करके जैसे कि आज के दिन उसको जीरो कर दिया गया। जैसे एक छोटा सा बात बनाए कि पहले हमारे घर घर में कुटीर साबुन का कुटीर उद्योग चलता था। अब ये बाद में जैसे लिबरलाइजेशन हुआ तो ये टाटा, बिरला, अंबानी या जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां भी आई तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट उन लोगों के लिए खोल दिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इसके खत्म हो गया था और ये ध्यान में आया कि इससे तो अगर धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो लघु और मध्यम उद्योग वाला जो देश के अंदर एक एक छोटी छोटी गांव और ढाणी तक फैले हुए हैं और जो रोजगार दे रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इनकी चिंता करने के लिए लघु उद्योग भारती का निर्माण हुआ था और इसके बारे में पॉलिसी निर्माण के लिए इसमें समझा गया कि भी सरकार अगर एक तरफा ही अगर निर्णय लेगी, क्योंकि उस समय जो सरकार के संपर्क में आने वाले बड़े बड़े उद्योगपति थे या बड़े बड़े जो भी संगठन थे, औद्योगिक संगठन, उन सब में प्रतिनिधित्व भी बड़े उद्योगों का ही था। तो धीरे धीरे ये बात सरकार के पास पहुंचाने लगे। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं कि कांग्रेस की सरकार भी रही या अन्य कोई भी सरकार रही, परंतु जब ग्राउंड रियलिटी की बातें उनको कोई चीज़ का समझना था कि भी इस क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमारे माध्यम से जब वो बातें गई और उनकी प्रामाणिकता जब सिद्ध हुई तो सरकार में बैठे हुए सरकारी तंत्र को भी ये समझ में आया कि अगर कोई चीज़ वास्तव में अगर कहीं से जानकारी प्राप्त करनी है या किसी की समस्या को समझना है या बात को समझना है तो लघु उद्योग भारती की बात को सुनना पड़ेगा। इसी तरह से धीरे धीरे आगे काम बढ़ता चला गया। अब राइजिंग राजस्थान आज तक जो इवेंट किसी भी नाम से इसमें होता आया था तो इसमें था कि बड़े संगठन ही इस काम को करते थे, परंतु जब बात थी कि तीसरे दिन जो इसका बड़ा इवेंट है एमएसएमई कॉन्क्लेव, तो एमएसएमई कॉन्क्लेव में एमएसएमई की क्या तो समस्या है, किस तरह के राजस्थान में एमएसएमई है या किस तरह के एमएसएमई आगे आ सकते हैं, इसकी जानकारी देने वाला कौन। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात रही कि कुछ लेट है ही, परंतु सरकार के अंदर बैठे हुए तंत्र के अंदर लोगों को ये समझ में आया कि लघु उद्योग भारती को जब तक इसमें नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। तो इन सब कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद में भी करीब 1 महीने बाद में सरकार ने हमें बुलाया और पूछा कि साहब आप ये कार्यक्रम कर लेंगे क्या। तो हमने कहा कि भाई हमारी जो पीछे की कार्य पद्धति अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमने तो बड़े बड़े कार्यक्रम किए, इंटरनेशनल लेवल तक के कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो जो राजस्थान में भी पिछले बार 2016 में और 18 में हो चुका है, ये हम बेंगलोर में भी करते हैं जिसके अंदर कम से कम 14 कंट्रीज के लोग आते हैं। तो ये तो हमारा अनुभव है और हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क है। एक और अच्छी बात आपको बताता हूँ कि आज अभी से पहले तक जितने भी कार्यक्रम हुए उसके अंदर जो भागीदारी होती थी, संख्या आती थी या उद्यमी आते थे, जो भी लोग आते थे 500, 700, 800 थे। पहली बार सरकार ने ऐसा 2 बड़े साहसिक निर्णय लिए। एक तो निर्णय ये कि पहले साल के अंदर ही इस कार्यक्रम को करवाना, तो आगे की 4 साल तक इनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। और फिर दूसरा ये करना कि भी इसके अंदर कम से कम 4000, 5000 जैसी संख्या के उद्यमी लोग आए, हर कार्यक्रम में आए, तो इतने लोगों को लाना और उनके मैनेजमेंट करना, तो इसमें लघु उद्योग भारती की विश्वसनीयता और पीछे का रिकॉर्ड देखने के बाद में
सरकार को ये समझ में आया और हमने ये चीज़ में कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ खड़े हैं। और आप देखेंगे आगे चर्चा में आएगा कि जहाँ तक उद्यमियों को 4000 लाने की बात थी, तो मेरे पास आज का आंकड़ा आया, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हम लोग 9000 से ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन आज तक हो चुके हैं। बिल्कुल जी गोविंद राम जी, मेरा सवाल आपसे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। राजस्थान में बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी अपनी एक विशेषता है, और क्या आपको लगता है कि अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर हम एग्जाम्पल लें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जो है वहां प्रमोट किया, खूब वहां पर चल रहा है। क्या ये चीजें राजस्थान में भी संभव है? कैसा देखते हैं इसका भविष्य, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? एक बहुत बड़ा फंडा इसके पास जुड़ा हुआ है। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट से मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट को थ्रस्ट सेक्टर में माना जाएगा जी, और थ्रस्ट सेक्टर में कोई प्रोडक्ट माना जाता है तो उस प्रोडक्ट का वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना और उसका मार्केटिंग करना, उस तरह से उस प्रोडक्ट का वहाँ पर एक पार्क के रूप में विकसित किया जाता है। आपको शायद जानकारी होगी, राजस्थान को एक फार्मा पार्क मिला है इसी प्रोडक्ट के तहत जो है। तो राजस्थान में अगर फार्मा पार्क बनता है तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। इसी तरह से जैसे मैं एक जहाँ कोटा को बिलोंग करता हूँ मैं, वहाँ पर कोटा स्टोन का बड़ा काम है, वहाँ पर कोटा स्टोन पार्क दिया सरकार ने। तो कोटा स्टोन पार्क का मतलब यह है कि वहाँ पर जो है उसको स्टोन को थ्रस्ट सेक्टर मानते हुए उस प्रोडक्ट को उस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक तरह से थ्रस्ट सेक्टर में माना जाएगा। ठीक इसी तरह से मार्बल का है या ग्रेनाइट का है या मिनरल्स का है या कोई दूसरी सेवाओं का है, उसमें सर्विस सेक्टर भी शामिल है। तो उसमें जिस तरह का जो प्रोडक्ट का जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा उस प्रोडक्ट के वहाँ पर उसकी एक तरह से मंडी होगी, स्टोन पार्क होगा या उस प्रोडक्ट का पार्क होगा, और सरकार उसके लिए एक पैकेज देगी। क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम के अंतर्गत भी आता है। आपको बताऊं, जैसे कोयम्बटूर के पास एक जगह है जिसमें यह होजरी का जो काम किया जाता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा क्लस्टर है होजरी बनाने का। तिरपुर जगह है, उसका नाम है तिरपुर। इसी तरह से अपन भी इस तरह से इस फंडा को अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी एक विचार है। इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट को भी मान्यता मिलेगी और प्रोडक्ट बनाने वाले को और प्रोडक्ट मार्केटिंग करने वाले को इसमें सबसे कम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। गोविंद जी, एक सवाल और मेरा आपसे कि चैलेंज आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का जो क्लाइमेक्स है, वातावरण है, कभी कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, चीजें कैसे यहाँ पर स्मूथली रन कर पाएंगी? मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसे राजस्थान औद्योगिक जगत नगरी के नाम से तो नहीं जाना जाता, लेकिन ये जरूर जाना जाता है कि राजस्थान दुनिया में उद्योग चलाने के लिए उद्यमी पैदा करता है। उद्योग तो पैदा नहीं करता पर उद्यमी जरूर पैदा करता है। और ये उद्यमी पैदा करने का अर्थ ये होता है कि जैसे बंगाल में जाकर के उन्होंने काम किया, तो एक बंगाली में एक कहा होता है कि जोल देखे जोल छूटे, जल को देख करके जल बहना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह से जो उद्यमी जो है, अगर उद्यमी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, गुजरात में क्यों उद्योग लग रहे हैं, उद्यमी को देख करके उद्यमी आते हैं। हमारे यहाँ उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया। राजस्थान के अंतर्गत अलग अलग सेक्टर्स में हमारा माइनिंग सेक्टर बहुत मजबूत है। माइनिंग सेक्टर के माध्यम से बहुत सारे उद्योग यहाँ लगाए जा सकते थे, लेकिन जो सरकार ने जो पॉलिसियाँ बनाई, उन पॉलिसीज़ के अंतर्गत उन पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी बाधा हमारी ब्यूरोक्रेसी ने पैदा की, और उस बाधा के पैदा करने से लोग को राजस्थान की तरफ से जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अब इस वर्ष इस साल में या ये कहें कि इस पॉलिसी में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि सभी अधिकारी, जो भी अधिकारियों का अलग से एक बना दिया गया, कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, और निस्तारण के साथ साथ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में भी पीछे नहीं हटेगी। इस आश्वासन के साथ जितने भी जो यहाँ पर उद्यमी आएंगे, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान का एक तरह से ये काम कायाकल्प होगा। पीछे नहीं होने जाने के कारण 3-4 कारण और हैं। हमारे ये राजस्थान की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश की समस्या है, जिसमें लेबर लॉज जो बने हुए हैं वो वन साइडेड होने की वजह से आज चाइना में लगभग 5000 इकाई ऐसी है जो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हिंदुस्तान में आने के लिए, लेकिन उनके अनुकूल लेबर नियम नहीं होने की वजह से, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम उनकी वजह से नहीं होने की वजह से, और उनको दूसरे नियम जो टैक्सेशन के जो नियम है उनकी सही पालना नहीं होने की वजह से, डर की वजह से वो लोग नहीं आ रहे। इसलिए हमें उनको एक आश्वासन देना पड़ेगा
इस डर को मन से निकालिए। हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी समस्याएं उद्यमी की आती है उस समस्या हम उसको सरकार का हित देखते हुए और उद्यमी का हित देखते हुए उसका समाधान करने का ऐसा सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। बिल्कुल। मिश्रा जी, एक सवाल मेरा एमएसएमई से ही जुड़ा हुआ है कि एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी नई नीति लागू की है? आपको लगता है कि इस सेक्टर में सरकार ज्यादा सोच रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की यही रीढ़ है, और कैसे इसको और सुदृढ़ किया जाए और मजबूत कैसे किया जाए? राइजिंग राजस्थान का जो शब्द है सही मायने में कैसे चरितार्थ होगा? सरकार की तरफ से जो एमएसएमई पॉलिसी जो बनाई गई है और उस एमएस पॉलिसी में जो रियायत दी गई है वो किसी भी स्टेट से कम नहीं है। अपन जमीन से चले कन्वर्जन चार्जर की माफ़ी, उसके बाद चले तो स्टैम्प ड्यूटी की माफ़ी, उसके बाद चले पावर तो पावर के टैरिफ में सब्सिडी, उसके बाद चले लोन तो लोन के अंदर ब्याज में सब्सिडी, उसके बाद चले जीएसटी तो जीएसटी के अंदर की सब्सिडी। और क्या चाहिए उद्यमी को, जो है हर स्टेज के ऊपर उसको सब्सिडी दी जा रही है। ये एमएसएमई पॉलिसी राजस्थान सरकार की किसी भी स्टेट से किसी भी एंगल से पीछे नहीं है। सिर्फ मुद्दा यह है कि लोगों को अवेयरनेस का काम पैदा करना है लोगों में कि हमारी ये पॉलिसी है और इसका पूरा फायदा हम कोई बात नहीं, ठीक है। ये सवाल मैंने मिश्रा जी से पूछा था, आपने इसका जवाब दिया। महेंद्र मिश्रा जी, चलिए मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। प्रदेश में लंबे समय तक औद्योगिक वातावरण नहीं बनने के पीछे नौकरशाही को कितना जिम्मेदार आप मान रहे हैं? कि लोगों का ये रहता है कि चलिए नौकरी कर लेते हैं, व्यापार लोग कम कर रहे हैं, इसको भी एक आप फैक्टर मानते हैं मिश्रा जी? जी, मैं एक बात बताऊं कि अगर एक शब्द में आप पूछते तो मैं ये बोलता कि बस 100%, परंतु चूंकि नौकरशाही काम करती है, जैसे अपने जो राजनीतिक विचारधारावान लोग ऊपर बैठे हुए होते हैं, अगर उनके अंदर भी कोई स्पष्ट विजन हो और उनके मन में ये लगन हो कि मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ करूं, ठीक है, सत्ता चलाना और राज करना ये एक अलग विषय है। अगर मन में अगर कहीं ये मन में आ जाती है कि मुझे कुछ अपने प्रदेश के लिए करना है, तो शुरुआत अगर उन्होंने ऊपर से इस तरह की कर देते हैं तो नौकरशाही को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा हमने अभी हाल का उदाहरण देखे हैं। तो आप यूपी का उदाहरण देखिए, गुजरात का उदाहरण देखिए। गुजरात में भी जो इतना इन्वेस्टमेंट आया है या यूपी के अंदर जो अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके पीछे जो बड़ी सोच है वो ये है कि ऊपर एक निर्णायक आदमी ऐसा बैठा है जो कड़े निर्णय लेने की क्षमता रखता है और वो अपने जो अधिकारी तंत्र है उस तंत्र से उनको भी उस काम में उनकी मॉनिटरिंग करके उनको समझा करके या उनको साथ में लेकर के या कैसे भी लेकर के, जिसको बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद सब लगाए और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करके। राजस्थान में ये देखा गया है कि यहाँ शुरू से ही, क्योंकि ऊपर के किसी के मन में भी इस तरह का विजन नहीं होता था, तो तंत्र अपनी मनमानी करता, अभी तक हाल तक भी हम ये देखते आ रहे हैं। तो आपका जवाब अगर एक शब्द में देता तो मैं बोलता है कि 100% तंत्र ही इसका जिम्मेदार है कि आज तक राजस्थान उद्यमी पैदा करने वाली जो जगह है पूरे हिंदुस्तान का, आप देखेंगे पिछले 60, 70, 80 सालों का इतिहास, तो प्रमुख उद्योगपति सारे यहाँ से निकले हैं। तो उद्यमी पैदा कर रहा है और उद्योग नहीं लग रहे, तो बड़े चिंता की बात है। और हमारे पास तो भगवान की दया से सारे रिसोर्स हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, सबसे बड़ा क्षेत्रफल। सूर्य देखें, सूर्य भगवान की असीम कृपा। धरती को देखें, एक से एक मिनरल। अभी देख रहे थे कि हमारे यहाँ करीब करीब 34 तरह के मिनरल। इवन अब तो हाल के अंदर अब जो रिसर्च रिपोर्ट आ रही है, इसके अंदर सोना जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी या लिथियम जैसे आए, वो भी उनकी भी यहाँ पर की संभावनाएं तलाशी गई है और वो निकलने तैयार। अगर कोई इसमें काम करना चाहेगा तो बहुत जल्द हम 2, 4, 5 साल में ये सब भी प्रोड्यूस और करने लग जाएंगे। बिल्कुल जी। गोविंद राम मिश्रा जी, मेरा एक सवाल जीएसटी को लेकर आपसे है। जब से जीएसटी लागू हुआ, व्यापार में कितना इसका प्रभाव पड़ा? क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, दोनों समझाइए आप। सर, जीएसटी जब लगा था तो मैंने लगभग पूरे देश में 100 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया और लोगों को जीएसटी के बारे में मैंने अवेयरनेस पैदा की। और अवेयरनेस पैदा करने के साथ साथ में जीएसटी के जो फायदे थे या नुकसान थे वो मैंने पूरी उनको समझाया और बताया। मैं लघु उद्योग भारती की तरफ से जीएसटी को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ और हम इसकी वकालत करते रहे हैं, क्योंकि लगभग 150 देशों में जीएसटी लग चुका है
और वो बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है। सबसे बेस्ट जो जीएसटी लोग मानते हैं वो सिंगापुर का मानते हैं। वहाँ केवल मात्र एक रेट टैक्स है, सिंगल रेट ऑफ टैक्स टैरिफ जो है। हमने इसको गलती क्या की कि 4 टैरिफ बनाए, वो तो ठीक है क्योंकि हमारा देश गरीब है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गेहूँ खाने पीने की चीज़ें उसमें जीएसटी नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये सब बातें ठीक है। लेकिन 4 के साथ में हमने लगभग इसको 8-9 टैरिफ में बदल दिया। जैसे जैसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन आता गया, गोल्ड स्मिथ का या सोनार का या डायमंड का या और दूसरी चीज़ें आई, तो हम उसके ऊपर जीएसटी उसी हिसाब से अमेंड करते चले गए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया। सरकार इसके ऊपर मैं समझता हूँ काफ़ी गंभीर है और हम भी इसके ऊपर बिल्कुल इसमें बहुत कोशिश में लगे हुए हैं कि मैक्सिमम टैरिफ की दर 2 रखनी चाहिए इसको। अभी लगभग 8 के आसपास है, वो घटा करके उसको 2 कर दे। उसकी वजह से सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी और व्यापारियों को उसमें तकलीफें कम होंगी। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे लगभग हम 2 लाख करोड़ रुपए महीने की हम उसमें जीएसटी का रिसीट कर रहे हैं और लगभग साल का मानूं तो मैं लगभग जितना पैसा जीएसटी से आता है उतना ही पैसा इनकम टैक्स से आता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और इसमें सिर्फ जो अमेंडमेंट जो किए जा रहे हैं वो ये है कि टैक्स टेररिज्म के नाम से जो जिस तरह से चौथ वसूली की जाती है अधिकारियों के द्वारा, जिस तरह से व्यापारियों को डराया जाता है, वो सब प्रावधान इसमें खत्म करने होंगे और ख़त्म करने की दिशा में सरकार बिल्कुल प्रयासरत है। आपने भी देखा होगा, आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से, अभी जिस तरह का इनकम टैक्स को रीराइट किया जा रहा है पूरे एक्ट को, जो है बहुत सारी चीज़ें जो उसमें निरर्थक रूप से उसको दी गई है उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से जीएसटी की रेट्स में जैसे टैरिफ मैंने आपको निवेदन किया कि इसमें इसको कम कर देंगे, इसको टैरिफ को 3 कर देंगे या 2 कर देंगे उसको बना करके। और जिस तरह से टैक्स के अंदर जिस तरह की व्यापारियाँ को गलती कर देते हैं जिससे सरकार का कोई नुकसान नहीं होता, उसके अंदर वो पेनल्टी प्रोविजंस को भी उसमें डिलीट करने की कार्रवाई की जा रही है। ये जरूर है कि लोगों ने इसको दुष्प्रचारित करके जीएसटी को ऐसा बना दिया कि जैसे को जीएसटी सरकार ने को दंड लगा दिया है। मैं जीएसटी लगाने के लिए सरकार को, अधिकारियों को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि हमारा जो जीएसटी है वो दुनिया में किसी भी देश से, किसी भी एंगल से सवाल और जीएसटी से ही जुड़े आप भी देखते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। लोग जीएसटी बचाने के लिए कई तरीके के जतन करने लगते हैं, व्यवस्था बनाने लगते हैं, कहते हैं ना जुगाड़ सिस्टम लगाने लगते हैं। तो ऐसे में नुकसान क्या होता है जब लोग जीएसटी नहीं देंगे, जीएसटी नहीं भरेंगे? देखिए जीएसटी में किसी को कोई तरह का कोई नुकसान नहीं है। जीएसटी में जितना हम जीएसटी चार्ज करते हैं उतना जीएसटी अगले को क्रेडिट मिल जाता है। जी। उसमें किसी तरह का किसी व्यापारी को किसी तरह का कोई नुकसान व्यापार में होता नहीं है। लेकिन उसमें जीएसटी में कुछ अनियमितताएं जरूर है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीदने में आपने जीएसटी दे दिया जी। और जब गाड़ी आपकी पुरानी हो गई और फिर अगर आपने उसको बेचा और उसको डिप्रिशिएटेड वैल्यू से ज़्यादा में बेच दिया आपने, तो उस पर दोबारा जीएसटी और देना पड़ेगा जितना आपने वैल्यू ज़्यादा लिया है। इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। एक बार जीएसटी लगने के बाद दोबारा जीएसटी उस पर नहीं लगना चाहिए। ठीक इसी तरह से जैसे हमारे उसमें सर्विस सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में 40 लाख रुपए का एग्जम्पशन है, छोटे लोगों को हटा दिया गया। उसमें जो 1 करोड़ के जो सेल होती है उसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम है, तो उसमें हमारे को जो पहले एमएसएमई सेक्टर में जो दिक्कत थी वो दूर हो गई इसमें। ठीक है महेंद्र जी, मेरा सवाल एक आपसे, राजस्थान में उद्योग के सामने लैंड कन्वर्जन और कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। आप उसके लिए क्या समाधान सोचते हैं कि कैसे इसका समाधान हो? जी देखिए, एक बात बताऊं मैं कि जैसे भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लैंड कन्वर्जन एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूंगा। लैंड कन्वर्जन फीस भी बहुत ज़्यादा थी। पहले एक और समस्या थी कि अगर आपने रिको के पास में कहीं लैंड लेकर के उसको कन्वर्जन करवाना है तो आपको पहले रिको के पास जाना पड़ता था, उनसे एनओसी लेनी पड़ती थी और उस एनओसी की प्रक्रिया भी बहुत बड़ी थी तथा इसके अंदर उनके चार्जेस भी थे। अभी ये राइजिंग राजस्थान समिट डिक्लेयर करने के बाद में जैसे रिप्स की जो घोषणा करी सरकार ने, उसके साथ साथ उसमें उन्होंने ये किया कि इसको जो चार्जेस ले रहे, एक तो उन्होंने ये कर दिया कि रिको से दूरी का कोई बाइंडिंग नहीं रखी। आप रिको एरिया से सटकर भी अगर आपकी ज़मीन है तो उस पर उद्योग लगा सकते हैं, आपको रिको से कोई एनओसी नहीं लेनी। एक बात और राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम बहुत पहले किया था कि अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और
उसको अगर उसमें अगर आप खुद स्वयं उद्योग लगाना चाहते हैं तो पहले इन्होंने इसको 1500 मीटर किया था, फिर 2000 मीटर और बाद में इसको 4000 मीटर तक कर दिया था कि 4000 मीटर तक के उद्योग लगाने के लिए आपको कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार में एक्चुअली क्या होता है कि जब ये कोई भी प्लानिंग वगैरह करते हैं तो अगर ग्रास रूट के लेवल से या उस तरह के उद्योगपतियों से या वैसी संस्थाओं से जब चर्चा किए बिना ये काम कर देते हैं तो इस काम में भी ऐसा ही हुआ, कानून बना दिया कि आप उद्योग लगा लीजिए, परंतु ये कानून अन्य जो उद्योग से संबंधित विभाग हैं उन्होंने अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब उद्योग लगा लिया, उसको फाइनेंस की जरूरत है, वो बैंक के पास जा रहा था तो बैंक में इस तरह की उन्होंने कोई नोट किया नहीं, तो बैंक की समस्या आने लग गई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनको मना कर दिया कि साहब ये कन्वर्टेड लैंड नहीं है, हम आपको एनओसी नहीं देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को कोई भी एक्ट लाती है या कानून में तब्दील करती है तो उनमें से संबंधित सभी विभागों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला करके अगर वो काम करती है तो उसका रिजल्ट जो है वो इमीडिएट आने लग जाता है, नहीं उसमें टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्वयं की कृषि खेती पर बनाने का कानून तो 5-7 साल पहले ही आ गया था, परंतु उसका बेनिफिट अब जा करके मिलने लगा। इसमें बाद में एक अमेंडमेंट करवाया गया कि तहसीलदार साहब को ये अथोराइज किया गया कि वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे तो उसके बिहाफ के ऊपर बैंक आपको उसको मॉर्गेज कर करके लोन दे देगा। तो ये काम सारी चीज़ें अगर साथ में हो जाती है तो बहुत बढ़िया रहता है, नहीं तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है। बिल्कुल गोविंद राम जी, एक सवाल मेरा आपसे, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और संसाधनों के प्रचुर भंडार भी यहाँ पर है और फिर भी औद्योगिक विकास और आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ गया है, क्या कारण मानते हैं आप, और जिसके लिए सरकार को प्राथमिकता के साथ क्या कुछ काम करना चाहिए? अपनी जो राजस्थान की एक तरह से मरुभूमि है जिसमें बारिश का भी अभाव रहता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी उसमें अभाव रहता है, लेकिन इसके साथ में हमारी सरकारों की जो पिछली सरकारों में जो सोच रही है, एक तो जैसे आपने कनेक्टिविटी की बात की थी, अभी जैसे एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली और मुंबई जो कॉरिडोर बना है उसका ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में निकलता है और उस हिस्से के ऊपर जिस तरह के उद्योग लगेंगे, जिस तरह का लॉजिस्टिक हब बनेंगे, जिस तरह का उस पर मेडिकल टूरिज्म बनेगा, उसके ऊपर जिस तरह के औद्योगिक सेंटर बनेंगे, ऐसा एक नया राजस्थान के रूप में ये उभरेगा। और जो ज़मीन का जो ज़्यादा जो क्षेत्रफल हमारे पास में, उसका एडवांटेज हमारे पास यही है कि हमारी ज़मीन अभी भी देखो कि जो नियमावली बनी हुई है ज़मीन अलॉटमेंट की, दूसरे प्रदेशों में जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैं उनसे सिंप्लीफाइड है और उनसे फास्ट है, और रिको की जो कार्य पद्धति है दूसरे देशों के कॉरपोरेशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। राजस्थान सरकार के कभी भी निर्णय ये हुआ है हर तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर एक रिको का इंडस्ट्रियल एरिया होगा, और ये एरिया बनने की वजह से वहाँ के लोग जो आज वहाँ के जो निवासी जो हैं वो वहाँ से अपना उद्योग लगा पाएंगे और उद्योग को संचालित करने में उनको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, चाहे एग्रीकल्चर बेस पर हो या और किसी दूसरे बेस हो। आज हमारे बहुत सारे थ्रस्ट सेक्टर राजस्थान में एक तरह से खाली हैं जिन पर काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और ये जो पीछे जो बैकलॉग रहा वो आप सबके सामने है और वो बैकलॉग अभी मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी के बाद में पूरा होगा। मिश्रा जी, एक सवाल मेरा कि आजकल ऑनलाइन का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो लोकल व्यापारी हैं कहीं न कहीं वो सफ़र करते हैं। उनको लगता है कि चीज़ें अगर लोग आए व्यापार बाज़ार में खरीदे जैसे लोग पहले खरीद लिया करते थे, आप ऑनलाइन को भी एक फैक्टर मानते हैं क्या कि इसकी वजह से कुछ व्यापार में प्रभाव जो है अच्छा हुआ है, अनुकूल हुआ है या प्रतिकूल हुआ है? मैं रिटेल सेक्टर की अगर बात करूं तो ऑनलाइन सेक्टर ने हमारे मध्य वर्गीय जो व्यापारी हैं उनकी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है। एक शब्द के अंदर बात तो ये है। इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, जैसे ऑनलाइन के काम में आप अगर आप देखेंगे रोजाना न्यूज़ चैनल, आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले भी इसकी सूचना देते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिलती है कि इससे एक तो जो डुप्लीकेट सामान का काम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऑनलाइन का काम में अच्छा रेवेन्यू जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट का जो लॉस हो रहा है, आज हमारा
विश्वसनीयता जो छोटे व्यापारी एक अगर गली में बैठे थे, आप याद करिए कि जब कोविड आया था जी तो कोविड आया, उसमें हम लोग बाहर जाने से रह गए थे, ये कहीं जा आ नहीं सकते थे, काम खरीद भी नहीं सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो एक गली का जो दुकानदार था उसको पास अगर कोई जो पहले से सामान लेने वाला था तो आपने देखा होगा कि उसने उसकी पूरी सेवा की, उसको बिना पैसे के सामान भी दिया, उसकी सारी ज़रूरत को आवश्यकताओं को पूर्ति करी। और एक तरह से समझें तो उस कालखंड में जो भारत का सब नुकसान बहुत ज़्यादा दुनिया में हुआ था कि मानव हानि हुई थी, वो मानव हानि इस तरह से नहीं होने के पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ पे जो रिटेलर्स का जो इतना बड़ा नेटवर्क था उसने भी इसमें बचाने का काम किया। जी तो ऑनलाइन क्योंकि समय के साथ ये चीज़ें बदलती है और पूरी दुनिया में ये बदल रही है, परंतु धीरे धीरे समझ में ये भी आ रहा है कि एक जो ये दुकानों वाला जो काम है या रिटेल के जो दुकानदार हैं इनको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। और सरकार को हम भी ये निवेदन करते ही रहते हैं और उनको ध्यान में भी लाया है कि इस सेक्टर के बारे में कोई विशेष पॉलिसी, मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि निकट भविष्य के अंदर 2-4 महीने के अंदर ही आपको कोई केंद्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन आने जा रहा है। बिल्कुल गोविंद राम जी, मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला जो बात है, आप क्या क्या विचार है? क्योंकि एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है लोकल व्यापारी हैं उनको भी नुकसान होने लगता है। वो कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं? मिला जुला रुख है। क्या है कि ये मॉडर्न सिस्टम है मार्केटिंग का, इस मॉडर्न सिस्टम मार्केटिंग को अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक दो चीज़ आपके घर पर उपलब्ध हो जाती है जिसको आप मार्केट में ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, तो एक एडवांटेजेस पोजीशन होती है और आपकी चॉइस होती है। 10 दुकान देखने की बजाय एक आप नेट के ऊपर देख लें कि कौन सी चीज़ क्या भाव है, क्या डिस्काउंट है, वो आप चीज़ को मिल जाती है उसमें, प्लस वापस ले लेता है, सारी तरह की फैसिलिटीज उसमें रहती हैं। ये ज़रूर है कि हमारा जो रिटेल सेक्टर है उसको थोड़ा सा उसमें प्रभावित किया है और वो प्रभावित रहे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि ये जो बड़े स्केल के जिस तरह का जो मार्केटिंग सेंटर्स बने हुए हैं वो सबके सब मार्केटिंग सेंटर्स अपने से बड़ा सेक्टर काम करने के लिए कम प्रॉफिट और मार्जिन पर काम करते हैं। परचेजिंग उनकी बहुत कंसेशन रेट के ऊपर होती है, उनकी मनमर्जी से होती है। छोटे स्केल के व्यापारी इस तरह की परचेजिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए छोटा सेक्टर इसके बिना प्रभावित बिना नहीं रह सकता। निश्चित रूप से उस पर कोई न कोई प्रभाव उस पर पड़ेगा। महेंद्र मिश्रा जी, एक सवाल और, जब से डिजिटलीकरण की बात हो, पेपरलेस करेंसी की बात होने लगी है, लोग ऑनलाइन ट्रांसफर करने लगे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? ये ठीक है कि क्या है, आप क्या सोचते हैं? और फाइनल कमेंट। ये नया कंसेप्ट आया है, मैं तो इसको बहुत बड़ी सराहना करता हूं कि जो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी और उल्लेखनीय, हम ये बात सकते हैं कि इन्होंने एक काम किया है इस मामले में। इससे 2-3 चीज़ों का फर्क पड़ा है। जितना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, जो काला धन की जो ट्रांजैक्शन है वो रुकेगा। प्लस आपको देखें कि जिस तरह के छोटे मोटे जो अपराध हैं वो भी इस तरीके से जो पहले वाले होते थे वो इस तरह उससे रुके हैं। फेक करेंसी इससे बहुत कंट्रोल में आई है। परंतु इसके साथ साथ जैसे अभी आजकल साइबर क्राइम और फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इससे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो एक सीमित दायरे में रहने वाले लोग हैं उनके सामने एक नया चैलेंज भी हुआ है। आप रोजाना देखते हैं आजकल समाचार जगत में, आप जैसे लोग पत्रकार इस बारे में काफ़ी अवेयर लोगों को करते भी रहते हैं कि जो ऑनलाइन, क्योंकि कारण क्या है कि हर आदमी के पास में मोबाइल पर अगर उसके पास में है तो कोई भी अगर उसके पास में बैंक में अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो कैसे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसका ये है कि जैसे क्राइम्स अपन देख रहे हैं तो किसी भी तरीके से उनको वो फ्रॉड में लेकर के ये काम भी करवा लेते हैं। परंतु अगर इसके अंदर इन चीज़ों को अगर रोकने का कोई प्रावधान बन जाता है तो इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। और आप देखें कि आज रात को मेरे को पेमेंट करना है, रात को मैं 11 बजे बैठा हूँ, घर से भी कर देता हूँ और मेरे पास सुबह माल की डिलीवरी हो जाती है। तो इससे काम बहुत फास्ट हुआ है, बहुत बड़ी एडवांटेज है इसमें। और साइबर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ काम करने बाकी हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। गोविंद राम जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगा राइजिंग राजस्थान को लेकर पूरे कैंपेनिंग को जो ये 3 दिन होने वाला है, कैसे आप देखते हैं? एक छोटा सा कमेंट।
कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत बड़ा वेंचर है और इसमें पूरे देश के लोग इसमें उत्साहित हैं। बस सरकार की तरफ से जो उद्यमी की जो उम्मीद है वो 3-4 पॉइंट छोटे छोटे बता दूँ आपको। लेबर पॉलिसी मस्ट बी सिंप्लीफाइड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम मस्ट बी रिलैक्स्ड। उसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी जो चीज़ें वादा की गई है दैट मस्ट बी मेड अवेलेबल विद इन टाइम। ये सब काम सरकार कर दे और सरकार से कोई तरह की फैसिलिटी उद्यमियों को आवश्यकता नहीं है। लिस्ट इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का उद्योग चलाने में हो, अननेसेसरी के बोझ कानून के बोझ के तले से उद्योगों को नहीं डाला जाए। ये निश्चित रूप से इससे सक्सेस इसको मिलने की संभावना है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्राइम टाइम में। हमने अब बात किया कि राजस्थान में किस तरीके से जो सरकार राइजिंग राजस्थान को लेकर 3 दिन तक प्रदेश में जो महाकुंभ लगने वाला है निवेश का, और उसमें राजस्थान कितना साइन करेगा, कितना जो एमओयू साइन होंगे वो धरातल पर कितने उतरेंगे, ये तो थोड़ा वक्त बताएगा, लेकिन ये 3 दिन राजस्थान के लिए बेहद ही अहम है। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।